तो सर पैसा कौन सा प्लेनेट दिला सकता है? वो राहु केतु ही क्यों ना हो, शनि ही क्यों ना हो, अगर अच्छे पोजीशन पे है आप धनी बनो। जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, 11th भाव, ये तीनों मजबूत हो जाएगा, वो धनवान बन जाएगा। और ये मजबूत कैसे होते हैं? अगर हर चीज वैदिक उपाय से हो जाता तब तो फिर अंबानी के पहले तो मेरा ही नाम आता। अब जब मैं कड़वा सच्चाई बोलूंगा तो लोगों को मिर्ची लगेगी। आप जिस घर में रहते हो या आपके घर के आसपास या घर के सामने कुत्ता भौंकता है तो शनि खराब है। जनरली हमारे घर के आसपास पे तो रोते ही रहते हैं कुत्ते। मान लो एक सोसाइटी में 10 घर है, ठीक है, और आपके पास, आपके घर के आसपास ही आकर के वो क्यों भौंक रहा है? मिथुन राशि वालों के लिए तो जीवन बदल जाएगा। जैसे ही कर्म क्षेत्र में शनि जाएंगे बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। 2025 में सबसे ज्यादा अगर दौलत कोई कमाएगा तो कुंभ राशि वाले। सो रवि जी, या मैं कहूँ एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा है। सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक्स, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है और मैं आया हूँ। वेलकम और सर। काफ़ी देर से आप लोगों से बात भी किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा बहुत अच्छा बना रहे। बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पॉडकास्ट काफ़ी सारे हम लाते रहते हैं। लोग भी हमें कमेंट करके भी बोलते हैं कि कुछ नए एस्ट्रोलॉजर्स को लाइए, कुछ नई नॉलेज हमें बताइए, और उसके ऊपर हम कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। पर लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम अच्छे लोगों को ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सब्सक्राइबर ही सर कहीं ना कहीं काउंट होता है ना सब चीज़ों पे। तो टॉपिक पे आते हैं सर। सबसे पहले देखिए, हमने तो अभी एक मुहिम छेड़ रखी है आजकल। बिल्कुल, पैसा कमाने की। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बोला था कि 2025 में खुद भी पैसा कमाना है और सबको कमा के देना है, जितनी हमारी ऑडियंस है। तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो वहीं घूमेगा कहीं ना कहीं। पर देखिए, हर किसी का एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिसके बेस पे वो पूरा का पूरा अपना जो भी उसने जर्नी जी होती है उसके बेस पे उसका एक्सपीरियंस होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए आप काफ़ी टाइम से डेडिकेटेड काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप ऑडियंस के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कितने टाइम से आप इस एस्ट्रोलॉजी की लाइन पे काम कर रहे हैं और कौन कौन से वेदास पे, ओक्कल्ट साइंस के अंदर आप काम करते हैं, और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका उस जर्नी के अंदर। सबसे पहला तो जब आप ये बात मेरे से आप पूछ रहे हो कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है और एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप मूव क्यों किए, बिल्कुल। तो एक बात तो मैं पहले ये बता दूं कि इस टॉपिक पे जो आपने मेरे से अभी पूछा है, इसमें मैं बहुत क्लियर आंसर देने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। सबसे पहला तो मेरा जो खानदानी काम है जो पूर्वजों से चला रहा वो जेम स्टोन का था। ओके। उसके बाद फिर धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में मैं मूव कर गया। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी खुद बन जाओ और मेडिसिन भी खुद दो, क्योंकि आप जब भी जीवन में किसी चीज की शुरुआत करते हो तो कोई होप या कोई लालच से, बिना लालच का कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। तो मेरी भी एक लालच थी कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं तो जेम स्टोन भी खुद से सेल करूं और कुंडलियां भी खुद से देखूं। लेकिन जब इस क्षेत्र में मैं फाइनली पूरे प्रॉपर तरीके से एंट्री ले लिया, जब लोगों से मैं मिलना चालू किया, तब मुझे ये फील हुआ कि ये बिजनेस से ज्यादा जो है एक इमोशनल अटैचमेंट का काम है। क्योंकि जब लोग आपके पास आ रहा है तो वो अपने जीवन में चारों तरफ से परेशान होकर के आ रहा है। बिल्कुल सही। और वो इस उम्मीद में आ रहा है कि मेरी किस्मत बदल जाएगी। पर मेरा जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि जब बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मैंने प्राप्त किया, उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि आपके पास दुख का कारण आप खुद हो। अच्छा। ओके। ऐसा इसलिए कि आपने पहले कर्म किया, कर्म करने के बाद जो भी आप चाहते थे कि मैं अचीव करूं, धन दौलत, वैवाहिक जीवन से जुड़ना, लव लाइफ से जुड़ना या सोशल लाइफ से जुड़ना या जो भी, या खुद अपने आप को जो आप अपने ईगो को लेकर के चल रहे हो, उसके बीच में जो गलतियां हुई हैं जिससे आपको दुख हुआ है,
वो गलतियों को जो आप करके दुखी हुए हो उसको सुधारने के लिए नहीं, आप आ रहे हो ये पूछने के लिए कि मैं अब कैसे बचूं। तो सबसे पहली बात, अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये आपको पता चल जाए कि कहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका यहां पे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन इसके बीच में अगर एक एस्ट्रोलॉजर ये सोचता है कि चलो मुर्गा तो अब फंस गया है, अब इसको हलाल करने का बारी है, और आपकी गलतियों को ना बताए और वो कुछ अंगूठियां वगैरह या ये बोल दे कि तुमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया या फिर तुमसे ये गलतियां हुई हैं, तंत्र मंत्र है, कुछ पूर्वजों का किया हुआ है, आपने उसे भ्रमित कर दिया, तो वहां पे कुछ समय के लिए वो आपके उपाय कर लेंगे, हो सकता है कुछ महंगे स्टोन्स वगैरह पूजा पाठ भी करा ले। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी अधूरा छूट जाता है, क्योंकि आपको पहले नियमता ये बताना चाहिए कि जो गलती आपसे हुआ वो किस ग्रह के कारण हुआ, और आगे भी यह ग्रह गलती करा सकता है जब वो महादशा और अंतरदशा में आएगा। क्योंकि जो गलती एक बार हुआ है वो एक पर्टिकुलर ग्रह से हुआ है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, निम्नांतर दशा, लेकिन वो ग्रह फिर आएगा। तो पहला मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा, मैं लोगों को यही बोलता हूं कि ये ग्रह तुम्हारा ये प्रॉब्लम देगा, तुम अपनी जिंदगी में पहले इसको सुधार करो, ये अंगूठी पहनो, ये तुम्हारे ग्रहों के पॉजिटिव वेब को मजबूत करेगा। क्योंकि दुनिया में 12 तरह का एनर्जी है, जिसमें आप अपने कर्म से लेकर, जिससे कार्मिक एनर्जी कहते हैं, उससे लेकर के पूरा 12 तरह का एनर्जी, जिसमें वैदिक एनर्जी जिसके स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं, जेम स्टोन एनर्जी बोलते हैं, इसके अलावा जो मोटिवेशनल एनर्जी बोलते हैं, तो ये 12 तरह के एनर्जी को मिला करके एक इंसान का जीवन परफेक्ट चलता है। उसमें एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि विशेष तौर पर योगदान है कि आप अपने लाइफ में गलतियों को कहां पे देख रहे हो। ओके, तो गलतियां होने से पहले ही हम लोग उसको रोक सकते हैं बिल्कुल रोक सकते एस्ट्रोलॉजी हैं, के हिसाब से। बिल्कुल 100% गलती होने से पहले हम लोग उसको रोक सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए कि गलती कहाँ होने वाला है, ये ग्रह मुझे क्या किस फेज में लेके जाने वाला है, तो आप बच सकते हैं, और अगर आप बच गए तो फिर आप सफल हो सकते हैं। अच्छा, तो सर अगर हम एस्ट्रोलॉजी को आपके माध्यम से समझना चाहें, देखिए मुझे तो इतना पता है कि एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसके अंदर से काफ़ी सारे वेदा निकलते हैं, जिसको मदर ऑफ ये ओकल्ट साइंस की मदर भी बोला जाता है। पर एस्ट्रोलॉजी को अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें कि आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी है क्या और वो कैसे वर्क करती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम लोग पृथ्वी पे हैं और दुनिया में जब भी आप कोई भी काम करोगे तो आपको एनर्जी का नीड पड़ेगा। जी। अब यहाँ पे प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप किसी भी कर्म को कर रहे हो, बिल्कुल, तो आप अपना एफर्ट तो लगा रहे हो, समझ गए जी। बिल्कुल। लेकिन ये जो 9 ऑफ प्लैनेट है ना, इन सभी के अंदर इतना प्रभाव और शक्ति है कि हमारे बॉडी के हर एक अंग को ये रिप्रेजेंट कर देता है। ओके। ओके। एक कुछ दिनों पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसपे ये दिखाया गया कि चंद्रमा किस प्रकार से समुद्र को अपनी ओर खींच रहा है। बिल्कुल। और हमारी बॉडी में भी जो है 70-75% वाटर है। बिल्कुल सही। चंद्रमा क्या है? मन का कारक, शीतलता देने का कारक। अब यहां पे क्या होता है कि सूर्य जो है ये संपूर्ण एनर्जी का कारक है। ओके। आप जो हैं, मैं जो हूं, ये सूर्य है। ओके। सूर्य क्या है? अग्नि। हमारा बॉडी किससे चल रहा है? हीट से। 98 डिग्री जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हम लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी। डॉक्टर ये बता देगा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये नहीं बताएगा बढ़ा कैसे। तो उसी तरीके से चंद्रमा जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर है, तो जिस भी इंसान के बॉडी में वाटर का कह सकता हूं क्वांटिटी कम होगा, उसका मन जो है वो भ्रमित हो जाएगा, जिसको हम लोग अपने घरेलू भाषा में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। समझ गए? बिल्कुल। उसी तरीके से सूर्य पूरे के पूरे संसार में एनर्जी का कारक है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके मन का कारक है। उसी तरीके से मंगल हमारे जीवन में ब्लड का कारक है। ओके। मार्स जनरली जो है ना ब्रास और जिंक को रिप्रेजेंट करता है। ओके।
जिस भी मनुष्य के जीवन में अगर उसके कुंडली में मार्स खराब है या फिर मंगल किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड बीमारी होना तय है। अच्छा। या तो उसको ब्लड कैंसर होगा या फिर ब्लड इंफेक्शन होगा, और नहीं तो अगर महिला है तो उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। अच्छा। बुध मरकरी का कारक है। तो आप बोलते हो कि मैं अपने शरीर को बेटर बनाने के लिए अच्छा भोजन करता हूं, अच्छा डाइट लेता हूं, जिम जाता हूं। मैं हजारों ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दे दूंगा जिनका डाइट इतना अच्छा है कि सुबह से शाम तक नौकर के लाइन लगे हुए हैं कि मालकिन ये खा लो, मालिक ये खा लो, अपना ध्यान रखो। कोई कैंसर से पीड़ित है, ओके। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम है। क्यों? दैट मीन्स कि जितने भी प्लैनेट हैं सब किसी न तो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन में है। आप कितना भी अच्छा भोजन कर लो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, जैसे मैंने बोला ना मरकरी का कारक है, तो आपकी बॉडी में मरकरी का पावर कम हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। अच्छा। ओके। समझ गए? ठीक है। किसी का जुपिटर अगर खराब हो गया, बृहस्पति, तो बृहस्पति अगर किसी का खराब हो गया है कुंडली में, तो वह व्यक्ति कितना भी अपने बॉडी को फिट रखने का कोशिश करे, उसको लीवर की समस्या होगी ही होगी। अच्छा। अच्छा। दैट मीन्स कि जो 9 ऑफ प्लैनेट है ये हमारे चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, और जब भी किसी ग्रह से अटैच्ड होकर के उसका प्रभाव हमारे जीवन में महादशा और अंतरदशा से पड़ता है, तो कुछ न कुछ समस्याएं या कुछ न कुछ अच्छाई हमारे जीवन में बदल जाता है। अगर हमारा चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम मन प्रसन्न होगा, हर काम को बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। अगर हमारा मंगल मजबूत हो जाएगा, किसी से युद्ध या किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार करेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। ओके। समझ गए? जी। लेकिन अगर ग्रह खराब हो जाएगा तो महादशा और अंतरदशा में जब वो अशुभ फल देगा, हम करेंगे गलतियां, और जब गलती करेंगे तो हम होंगे बर्बाद, और जब बर्बाद होंगे तब हमें लगेगा ज्योतिष के पास जाना चाहिए। तो सर पैसा कौन सा प्लेनेट दिला सकता है? तो जब भी किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कोई ऐसा प्लैनेट जो उसके जन्म के समय अच्छे पोजीशन पे है, आप जब जन्म लिए जी। तो ग्रह तो फिक्स हो गया बिल्कुल। बिल्कुल। कि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति जो है वो नीच का था, ये तो आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल। तो जब भी महादशा और अंतरदशा में वो प्लेनेट आएगा, वो नीच का फल दे देगा आपको। ओके। तो इसलिए ये कह रहे हो आप कि कौन सा ग्रह इंसान को धनवान बनाता है, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह, वो राहु केतु ही क्यों ना हो, शनि ही क्यों ना हो, समझने वाली बात है, अगर अच्छे पोजीशन पे है, आप कर्म कोई भी करो, पुण्य करो, पाप करो, आप धनी बनोगे। ओके। ओके। क्योंकि आपका टाइम अच्छा आ गया है। ठीक है। अब आपने एक प्रश्न किया ना कि वास्तविक तौर पे धन कौन सा ग्रह देता है। सही बात है। जन्म कुंडली के 12 भाव में 3 भाव ऐसे हैं जो जिसका मजबूत होता है तो धनवान बनता है। ठीक है। तो पता कैसे लगेगा कि मजबूत क्या है? जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, पंचम भाव ठीक है। बुद्धि, ओके। और 11th भाव इनकम, ओके। ओके। ये तीनों मजबूत हो जाएगा, वो धनवान बन जाएगा। और ये मजबूत कैसे होते हैं? पहली बात कि जब आप जन्म लिए तो उस भाव का जो प्लैनेट है वो कहाँ बैठा हुआ है। ओके। ओके। ठीक है। और वो अपने महादशा अंतरदशा में अच्छी पोजीशन पे है तो आपको धनवान बना देगा। इसका सर हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई अपनी कुंडली देख रहा है
जी। तो कुछ ऐसे साइंस जो उसे दिखें कि अगर ये साइन उसकी कुंडली में प्रेजेंट है तो उसके पास पैसा आएगा। जन्म कुंडली में पहले एक बात मैं समझा दूं कि बिल्कुल। जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में हम्म, शुक्र द्वितीय भाव के मालिक है, ये ओके ओके। बृहस्पति पंचम भाव के मालिक है, हम्म, भाग्य के मालिक है, ओके नौवें घर के मालिक है, और शनि 10th और 11th हाउस के मालिक है। ओके। पहली बात कि ये 3 ग्रह जिसका मजबूत रहेगा, हम्म, ऐसे इंसान पैदा होते हैं लक लेकर के और मरते भी हैं लक लेकर के। अच्छा। अच्छा। इतिहास रच देते हैं, ओके। समझ गए? हम्म, क्योंकि ये 3 प्लेनेट जिसका मजबूत हो जाएगा, जिसका शुक्र मजबूत हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कम कमाए या ज्यादा कमाए राजा की जिंदगी जिएगा। ओके। आन बान शान में कोई कमी नहीं होगी। आप 10 लाख रुपए की कार चलाओगे, वो आपके सामने 50 लाख का चलाएगा, क्योंकि उसका शुक्र मजबूत है। ठीक है। कहीं ना तो कहीं से उसको धन आ जाएगा। हम्म, अब जिसका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बात करने का क्षमता होता है, जो सामाजिकता होता है, वो इतना मस्त होता है कि लोग खुद ही उसके पास खींचे चला जाएगा। ओके। कई सारे ऐसे कह सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजर है या फिर प्रवचन करता है, जिनकी वाणी में इतनी दम है, कुछ हो या ना हो, जिनको लोगों को अट्रैक्ट करने की इतनी शक्ति है थोड़ी ही ज्ञान से, बिल्कुल। कि लोग खींचे चले जा रहे हैं, एकदम बाबा जी को पैसे दिए जा रहे हैं। या फिर भले वो कुछ ना करता हो, लेकिन उसके पास ज्ञान और बुद्धि इतना है कि लोग आइडिया लेने आ रहे हैं, वो एडवाइजर बना हुआ है, उसके बदले वो पैसा दे रहे हैं। बृहस्पति पिता के भी कारक हैं। ओके। वो ऐसा घर में जन्म ही ले लिया है कि पिता की पैतृक प्रॉपर्टी ही इतनी है, उसको क्या जरूरत है काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आया शनि। शनि कर्म और आय का मालिक है, पर ये संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। ओके। कई लोग ऐसे हैं, पिता नहीं है या कुछ नहीं करते, खुद भी कुछ नहीं करता, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये 3 ग्रह मजबूत हो जाए, अगर वो कर्म करता हो तब तो सोने पे सुहागा, ओके। और नहीं भी करता हो तो वह जो है अलग ही जिंदगी जीता है और लोगों से। अभी ऑडियंस का एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि सर अगर मुझे अपना शुक्र बृहस्पति और प्लस शनि हमें अगर ठीक करना हो और मजबूत करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए अपने आपके पॉडकास्ट में आया हूं या आपने मुझे बुलाया है। बिल्कुल। रीजन तो 2 ही है, ठीक है। अगर हर चीज वैदिक उपाय से हो जाता तब तो फिर अंबानी के पहले तो मेरा ही नाम आता। अब जब मैं कड़वा सच्चाई बोलूंगा तो लोगों को मिर्ची लगेगी। सही बात है। देखो एक बात मैं बता दूं, मनुष्य के जीवन में हमेशा 2 कारणों से मनुष्य आगे बढ़ता है, एक वैदिक उपाय, एक कार्मिक उपाय। जी। जिसका शुक्र अच्छा है, शुक्र क्या है बता दूं, माता लक्ष्मी। जी। और ज्योतिष शास्त्र में ये 2nd भाव और 7th भाव को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब एक बात मैं बता दूं, 2nd भाव सिर्फ धन का नहीं है। आप जन्म लिए, बच्चा है, बड़ा तो हुए ना, बिल्कुल सही। बड़ा होने के बाद आप धन तो कमाओगे, उस धन कमाने के, समझ लेना मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बता देता हूं जी। उस धन कमाने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। 2nd भाव क्या है, आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, आपकी वाणी, आपका परिवार और जीवन का वो पल जहां पे आप समाज में लड़का हो या लड़की हो जिससे मिलोगे। अब आप धन कमाने के लिए काम तो करोगे ना, जहां बहुत तरह के लोगों से संपर्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस व्यक्ति को भी अपना शुक्र बेटर बना के रखना है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, अपनी वाणी पे सुधार करके रखना चाहिए। ठीक है। ओके। समझ गए? हालांकि वाणी के कारक बुद्ध भी हैं, ठीक है। वाणी पे सुधार करके रखना चाहिए, परिवार के लोगों की बातों को मानना चाहिए,
ठीक है। और मनी सेविंग पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, और स्त्रियों का ज्यादा से ज्यादा सम्मान करना चाहिए, और गलत रास्ते पे जैसे वेश्यावृत्ति हो, अफेयर हो, समझिएगा मेरी बात जी को, बिल्कुल। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, शराब हो, शवाब हो, इससे बचना चाहिए। ओके, तो शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपका शुक्र बैलेंस में रहेगा। बैलेंस। क्योंकि जब आपके पास कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि इसको कैसे खर्च करें। हाँ, ये तो है। शुक्र लेबेस ग्रह है। चलो ये गैजेट्स ले लेते हैं, चलो ये फोन ले लेते हैं, चलो ये कार ले लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तुम सब कर लो, कर्ज में आ जाओ, फिर ज्योतिष के पास आ जाओ। बाकी जो कुछ बचा है वो ज्योतिष ले लेगा। सही बात है। ये हो गया कार्मिक उपाय। आपका जब टाइम सही है, जो आपको ग्रह दे रहा है उस ग्रह के अकॉर्डिंग जीवन चलाओ, अपने अकॉर्डिंग नहीं। नहीं। अच्छे ज्योतिष के पे जाओ, बताएगा कि तुम्हारा शुक्र दे रहा है ये चीज, ये चीज से बच के रहो। उपाय, माता लक्ष्मी को शुक्र रिप्रेजेंट करती है। पहली बात तो जिसका शुक्र अच्छा हो, पैदाइशी दौलतमंद रहेगा। ओके। दिखेगा कि आखिर ये इतना ला कहां से रहा है, उसके दुश्मन इसी बात में डिप्रेशन में रहेंगे। ओके। तो माता लक्ष्मी की पूजा करो आप। कपूर माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। अच्छा। कपूर की आरती आप घर में दिखाओ। ओम श्रीम श्रीय नमः माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ये, आप इसका उच्चारण करो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो मनी सेविंग करो। ओके। क्योंकि ये सेकंड भाव और सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज पे ध्यान दो। ओके। ओके। दूसरा प्रश्न आपने किया, मैंने बताया कि शनि, जिसका शनि अच्छा है, शनि क्या है? अहंकार। जहां सूर्य का प्रभाव खत्म हुआ, वहां शनि का प्रभाव चालू हुआ। शुरू हो गया। अच्छा। आज तक कभी भी आपने देखा है कि कोई ये बोलता हो दोपहर में जाइए शनि देव के समक्ष सरसों तेल का दीप जला दीजिए? नहीं, शाम के लिए बोलता है। शाम के लिए बोलता है, या फिर सूर्योदय से पहले। बिल्कुल, सुबह के लिए बोलता है। शनि है काल, अहंकार। लोग एस्ट्रोलॉजी को जब अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो अपने जीवन में वो कभी कोई गलती नहीं करेंगे। शनि जन्म कुंडली में कर्म और आय के मालिक हैं। जी। आप समझ लेना मेरी बात को। उससे पहले कौन सा घर आता है? नौवां घर, भाग्य का भाव। ओके। और कर्म और आय के बाद कौन सा घर आता है? 12वां घर। आप अपने जिंदगी में जब बहुत प्रॉपर्टी बना चुके हो, अपने काम में सफल हो चुके हो, लोग आपको एक वैल्यू दे रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तुम समाज में एक ओहदा रखते हो अपने आप को, एक पोजीशन है तुम्हारा, लोग तुम्हें सुन रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है? फलानवे की है। किसकी है? उसकी है। तो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप वहां तक पहुंचे हो, तो उससे पहले आप अपने जीवन में अपने पिता के कर्म को, पिता से सम्मान, जिस पोजीशन पे हो अपने सीनियर के साथ सम्मान, धर्म में आपकी क्या रुचि है, इसको बैलेंस करके ही तो पहुंचे हो। सही बात है। ठीक है। लोग बोलता है ना कि शनि पिछले जन्म का मालिक है। मैं बोलता हूं भाई पहले एक जन्म तो अच्छे से जी ले, सही। पिछले जन्म को तो बाद में सोचेंगे। बिल्कुल। अब आता है 12th भाव। जी। बोलता है 12th भाव मोक्ष का है, खर्च का घर है। इसलिए कहते हैं कि शनि जहां बैठते हैं, एक घर पहले और एक घर बाद में, शनि की 7.5 चलती है। ये बात बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 12th भाव जो होता है ना, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा। वो अपयश का भाव है। किसका? अपयश, गलत इन्वेस्टमेंट या अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसे खर्च करना। ओके। वो भाव जो है आपके जीवन में केस मुकदमा को भी रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा। वो भाव आपके जीवन साथी से सेपरेशन को भी रिप्रेजेंट कर देता है। ओके। समझ गए मेरी बात को? वो भाव मनुष्य के जीवन में कर्जदार बना देता है, जिसे हम लोग मोक्ष का भाव बोलते हैं। 12वां घर। 12वां घर। आप अपने जिंदगी में कर्म कर करके इस पोजीशन पे पहुंचे हो, तभी तो बैंक भी आपको करोड़ों का लोन दे रहा है। बिल्कुल। हमें और आपको तो करोड़ों का लोन नहीं देता। बिल्कुल। अब यहीं पे शनि का चालू हो जाता है।
खेला। ओके। 10वां और 11वां घर आपका, 10वां घर क्या है? आपकी डिग्निटी, ओके। आपके ईगो, आपका कर्म, समाज के प्रति आपका नजरिया, आप लोगों को किस तरीके से बैलेंस करके चल रहे हो। और 11वां घर जो होता है ना, वो होता है आपकी भौतिक सुख सुविधा। वो घर होता है पत्नी से प्रेम। ओके। वो घर होता है आपकी इच्छाएं। समझिएगा मेरी बात को। जब आप अपने ईगो को, अपने कर्म को, अपनी इच्छाओं को, जो आप काम कर रहे हो लोगों के बीच में, जो लोगों को बैलेंस करके चल रहे हो, इन सभी चीजों को जब एक सटीकता से आप लेकर के चल रहे हो, तभी तो आगे जा करके आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई केस मुकदमा नहीं है। ठीक है, आप गलत क्षेत्र में नहीं हो, आपकी बर्बादी नहीं हो रही है। अब बर्बादी के घर को लोग मोक्ष का घर बोल देते हैं। मोक्ष कैसे हो सकता है भाई? इस धरती पे आपका प्रेजेंट कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। जी। इसलिए जिस भी व्यक्ति के कुंडली में शनि अच्छा है, अपने से नीचे वाले का सम्मान करो, अपयश में मत पड़ो, अपने ईगो, अपने पावर, अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने अय्यासी के लिए, ओवर रहीसी जिंदगी जीने के लिए अपने औकात से ज्यादा खर्च मत करो, फिर आगे जाके तुम्हारा जिंदगी सही है। तो इस धरती पे सबसे पहला आप वही प्राप्त करोगे जो आप कर रहे हो। यहां पे फिर ज्योतिष का रोल आ गया कि तुम्हारा शनि खराब है या अच्छा है, इसे किस तरीके से तुम बैलेंस करके चलो। फिर भी अगर आप शनि को अच्छा बनाना चाहते हो, बिल्कुल बनाना चाहेंगे सर, तो आप उसका वैदिक उपाय करो। पीपल पेड़ में जाकर के सरसों तेल का दीप जला लो। ओके। ठीक है, कभी भी? शनिवार के दिन। ओके। अगर आप चाहो तो बुधवार को भी कर सकते हो, ओके। शाम के समय। और पीपल पेड़ की 5 परिक्रमा करो। ठीक है। और शनि का जो भी वैदिक मंत्र होता है आप उसका उच्चारण करो। ओके। सबसे छोटा वैदिक मंत्र तो यही है, ओम सम शनिचराय नमः। ओके। इसके अलावा आपको जो भी मंत्र प्रदान किया गया वो करो। ठीक है। शनि को बेहतर बनाने के लिए आलस्यपन को खत्म कर दो। काहे का दिन काहे का रात, मैं तो मेहनत करूंगा। सही बात। नेगेटिविटी को खत्म करो, सम्मान करो, हनुमान जी की पूजा करो आप। ओके। और शनि को अच्छा करने का सबसे इजी एक ही उपाय है, जब तुम्हारा समय सही है तो प्रॉपर्टी खरीद के रख लो। अच्छा। क्योंकि जब शनि अच्छा है तो अपनी दशा में प्रॉपर्टी देगा। अगर शनि के दशा में तुम प्रॉपर्टी नहीं बनाए तो गलती कर दी। तो गलती कर दिया आपने। ओके। ओके। इसके अलावा शनि को बेहतर करने का एक और बहुत ही आसान उपाय है, काल भैरव साधना। वो कैसे? ओके। काल भैरव साधना का सबसे इजी प्रारूप यही है, आप शनिवार के दिन शमशान घाट जाओ, भैरव की मंदिर होगी वहां पे, सरसों तेल का दीप जला दो और यही मन मन प्रार्थना करो आप कि मेरे से जो गलती हुई है मैं उसको स्वीकार करता हूं, ओके। और आने वाले आगे के समय में मुझे सही रास्ता आप दिखाओ। शनि को और बेटर करने के लिए 2 काम अपनी जिंदगी में कभी मत करो, जिसमें सबसे पहला है कि आप शनिवार के दिन नॉनवेज और मादक पदार्थों का सेवन बंद कर दो। ओके। जिसका शनि खराब होगा उसके घर में जैसे ही 3-4 बजा शनिवार के दिन कलेश चालू हो जाएगा। अच्छा, इससे जज कर सकते हैं कि शनि खराब है। हाँ, शनि खराब, उसके घर में कलेश चालू हो जाएगा। तो कोई और ऐसे साइंस होते हैं जिससे पता लगता है कि भाई शनि खराब है? अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हुआ, ओके। आपके कंटिन्यू चेस्ट में पेन रहता है, अच्छा। या फिर अंधेरे से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, ओके। तो आप समझ लो कि शनि खराब है। आप जिस घर में रहते हो, अगर आप अपने घर में कुत्ता पाल के रखे हो या आपके घर के आसपास या घर के सामने कुत्ता भौंकता है तो शनि खराब है। भौंकता भी है तो? हाँ, अगर घर के सामने या आसपास भौंकना या भौंकता रोना भी सर? है, रोता भी है तो। अच्छा, रात में? ओके।
हाँ रात में तो शनि खराब है। सर वो तो देखिए जनरली हमारे घर के आसपास पे तो रोते ही रहते हैं कुत्ते। आई नो होते रहते हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मान लो एक सोसाइटी में 10 घर है, ठीक है। और आपके पास, आपके घर के आसपास ही आकर के वो क्यों भूख रहा है, ओके या आपके घर के आसपास ही आकर के वो क्यों रो रहा है, ओके ओके ठीक है। बिल्कुल। डैट मीन्स कि शनि खराब है। ये कनेक्ट हुआ सर कि क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऑडियंस क्या है कि मेरे तो घर के आसपास में रोते ही रहते हैं, पर उसका मतलब ये है कि अगर 20 घर है, 20 घर में से आपके घर के आसपास ही आकर के रो रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं शनि जी की दशा है। या फिर ओके आप कोई घर परचेज कर रहे हो जो लंबे समय से बंद है, ओके अच्छा, वो घर भी कभी मत लो। ओके, वो घर अगर आप लोगे तो भी तुम्हारा शनि इफेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए शनि को बेटर बनाने के लिए अहंकार को कंट्रोल में रखना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। और बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं बृहस्पति के ऊपर। जी, ठीक है, पर मैं ऑडियंस से बोलूंगा सर, जो आप बता रहे हैं वो अपना क्लिप काट काट के रख ले, क्योंकि आप बहुत ही यूनिक चीजें मेरे को समझने को मिल रही है। एक ही पैराग्राफ, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें इतनी सारी अलग अलग चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि अगर जब कोई उसको यूट्यूब के अंदर ही क्लिप्स बना के रखेगा ना, तो उसके पास इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी। बहुत सारी। एक बात मैं आपको, जब आपने ये बात कहा है तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। आप अपनी जिंदगी में नेट से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, समझ गए, आजकल तो चैट जीटीपी भी आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल सही। बुक से भी ज्ञान ले सकते हो, जी, लेकिन किसी के जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के लिए या तो आप उस काम को कर लो, या दूसरा जो एक्सपीरियंस किया है उसको देख लो, गुरु बना लो। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी, रंग से राजा और राजा से रंग होता मैंने लोगों को देखा है। अब आते हैं बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति का सिंपल एक ही लॉजिक फंडा है। बृहस्पति भाग्य और द्वादश यानी 12वें घर का मालिक है, ज्ञान और पिता और गुरु को रिप्रेजेंट करता है। ओके। पूरे के पूरे 9 ग्रहों में सिर्फ एक बृहस्पति ही ऐसा है जो जन्म कुंडली में षष्ठम भाव यानी 6वें घर और नीच का यानी मकर राशि में ना हो। ओके ठीक है, बस ये 2 पोजीशन पे ना हो तो उसकी महादशा अंतरदशा में इंसान अरबपति बन जाएगा। यानी 9 ग्रहों में सिर्फ एक बृहस्पति ऐसा है जो थोड़ा भी अच्छा है तो उसको धन दौलत की कमी नहीं होगी। ओके। उसकी तो मतलब फिर किसी की किस्मत ही इतनी ज्यादा खराब होगी कि उन 2 में ही वो फंस गया जा करके। काफी लोग आते हैं, अच्छा। 1-2 लोग नहीं, काफी लोग आते हैं। आपने यहाँ पे ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने वक्री तक नहीं बोला, क्योंकि वक्री अगर बृहस्पति है और अपनी महादशा अंतरदशा में आ रहा तो हेल्थ इशू जरूर पैदा करेगा, पर पैसे में दिक्कत नहीं होगी। पैसे में दिक्कत नहीं होगी। ओके। अब आपकी लीवर खराब हो गई है, 50 लाख रुपए देके आपने ट्रांसप्लांट कराया है, तो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बैंक लोन थोड़ी ना देगा। सही बात है। आपके पास है तो आपने किया है। सही बात। आप एकदम 2 क्विंटल के हुए बैठे हो, एक दिन में आपका लिमिटेशन ही नहीं है कुछ खाने का कि आप कितना कितना हजार का खा जाओगे, तो है तब तो खा रहे। तो बृहस्पति को अच्छा करने का सिर्फ मात्र 2-3 उपाय यही है। सुनो ज्यादा, बोलो कम। ओके, ओके। अगर आपको कोई मुफ्त में ज्ञान दे रहा है तो ले लो। ले लो, गुरु मत बनो। दूसरा, पिता भी कुछ बोल रहे हैं उनकी बात को मानो। आपके जो वेल विशर हैं वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात को मानो। इसके अलावा ध्यान, धर्म, ये दोनों चीज करो, कभी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी। और एक बात याद रखना कि बृहस्पति अगर मेरा अच्छा है और महादशा अंतरदशा में आया है तो पैसे आएगा, तो इसको इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारा बैलेंस बना रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप सबसे इजी होता है कि आप गोल्ड का चैन या गोल्ड का कड़ा पहन लो। अच्छा, इसके अलावा आप पीला पुखराज भी पहन सकते हो। ओके, जिसका शत्रु लग्न है आप सफेद पुखराज पहन लो। इसके अलावा जो है बृहस्पति को बहुत मजबूत करने का आप केसर और हल्दी का तिलक लगाओ।
ओके बृहस्पति को और मजबूत करना है तो अपने शरीर का वजन को बैलेंस करके रखो, ओके अच्छा ओवर मत होने दो। ओवर मत होने दो। ओके बृहस्पति को और अच्छा अगर करना है तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुरुवार के दिन जा करके मक्खन से बना हुआ या कोई भी पीला मिठाई आप चढ़ाओ, और जो वहां पे ब्राह्मण बैठा हुआ है उनका सम्मान बहुत ज्यादा करो। ओके जो भी आपके वेल विशर उनसे अच्छे अच्छे ज्ञान को लो और मन में शांति बना के रखो, क्योंकि जिस भी इंसान का जहां बृहस्पति खराब होगा वहां शनि, राहु और मंगल एक्टिव हो जाएगा। ओके मतलब अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, वो किसी का नहीं सुनेगा। और यानी कि बुरा समय भी आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद भी अगर अभी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना इस चैनल को तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है फिर। हाँ। क्योंकि हम सर को दोबारा बुलाने वाले हैं जिस हिसाब से सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो हमने टॉपिक सोचे थे वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग कंप्लीट भी कर पाएंगे इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि नॉलेज इतनी सारी है चीज़ों पे कि अभी हमने तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी, पर इस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये 1-1.5 घंटा भी बहुत छोटा सा हो गया हमारे इस एपिसोड के लिए, पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब लोगों को पता भी चल गया होगा कि कैसे वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही किया और इनकम एकदम से चलने लग गई, तो आपको ये 3 चीज़ें जो है अगर वो मेंटेन करते हैं, जैसे कि राहु, बृहस्पति और हमारे सैटर्न जी जो हैं, उन तीनों को अगर वो मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को वो बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको 2025 देखिए अभी चल रहा है और 2025 से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं लोगों ने, और उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि 2025 हर राशि के लिए कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो अगर हम 2025 को थोड़ा समझे और आपके हिसाब से कि कैसा जाए चल रहा है 2025 और किस राशि के लिए क्या होने वाला है, और अगर उनको जैसा आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है जो आपको गलती करने से पहले बता देती है कि गलती होने वाली है, भैया थोड़ा समझ जाओ, तो वो कौन सी राशियाँ होंगी सर जिनको आप बोलना चाहेंगे कि भाई ये देखो ये वाली चीज़ें आप इस साल पे नहीं करोगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है? 2025 वाकई में अलग है। अच्छा, कैसे? क्योंकि 2025 में शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये 4 ग्रहों को मैं महाग्रह मानता हूं। मेरा खुद का जो जीवन का एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन कहता है कि अगर ये 4 ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर में बैलेंस हो जाए तो मनुष्य के जीवन में जीवन बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है। ओके 2025 में आप मानोगे नहीं, ये चारों प्लैनेट का ट्रांजिट है। हाँ, गोचर होने वाला है। चारों प्लैनेट का। जी जी जी। और चारों प्लैनेट के ट्रांजिट में शनि का और बृहस्पति का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है कि कहीं न तो कहीं सभी को कुछ न कुछ दे करके जाएगा। अच्छा, सभी राशियों को? सभी राशियों को कुछ न कुछ दे करके जाएगा। ओके ये आप याद रखना। एक एग्जाम्पल है कि मैंने, अगर आप किसी को बोले कि जाओ बॉस से ये बात बोलो, तो आपका स्टाफ आपके पास आ गया, क्या हुआ, बोला नहीं? नहीं बोला। क्यों? अरे यार वो इस तरीके से मेरे को देखे ना, मैं इधर आके बैठ गया। दृष्टि। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्रह ट्रांजिट हो रहा है तो अच्छा और खराब फल देगा, क्या देगा। अच्छाई ये है कि जितने भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं सभी की दृष्टियां जो है ना वो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ओके ओके। और ग्रह जितना प्रभावशाली होता है उससे दुगना और तिगना प्रभावशाली उसकी दृष्टि होती है। ठीक है। आप कर्म करके आपकी लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति नजरिया क्या है देखने का, ये जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में महत्व रखता है कि आप किस चीजों को किस नजरिए से देखते हो, उसी तरीके से ग्रह जो है किस राशि पे दृष्टि डाल के रखा है वो उसके शत्रु है कि मित्र है, समगृही तो नहीं है। बिल्कुल। अगर मजबूत है
तो एक तो जहां बैठा उसको फल को बढ़ा देगा, बिल्कुल। और जहां देख रहा है उसके फल को ही बढ़ा देगा, जैकपॉट लग गया। ओके। तो इस बार जो ये 4 ग्रह बेसिकली तौर पे ट्रांजिट कर रहे हैं ना, इनकी दृष्टि बहुत मस्त है। अच्छा। ओके। इसलिए आजकल कोई मेरे को कॉल करता है ना, सर ये हो गया वो हो गया, हम 29 मार्च के बाद फोन करना। गोचर होने के बाद। 29 मेरी प्रॉपर्टी चली, 29 मार्च के बाद फोन करना। अच्छा। शादी नहीं हो रहा है, हमारी पत्नी भाग गई क्या? हाँ, 29 मार्च के बाद आ जाएगी। जो जिस तरीके से अपना क्वेश्चन कर रहा है और जो ग्रहों से कनेक्ट हो रहा है, ओके। मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ। ठीक क्योंकि है। गोचर लेकिन अब आपका ये प्रश्न है हम्म, कि किस राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल। इस और हम लोग आ जाते हैं। जी। बिल्कुल। एक चार्ट मैंने बनाया है, ओके। ओके। क्योंकि 12 का 12 राशियों का एक साथ याद रखना टफ है। बिल्कुल जी सही। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि एक चार्ट के माध्यम से मैं लोगों को बता दूं जरूर। कि लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि वास्तविक तौर पे कौन सा ग्रह कब ट्रांजिट कर रहा है। जी। ओके। सबसे पहला शनि। पहला ट्रांजिट है। शनि का पहला ट्रांजिट 29 मार्च को है। ओके। ये कुंभ राशि को छोड़ करके, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसको छोड़ करके ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, मीन राशि में ये जो प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंभ राशि से ज्यादा प्रभावशाली ये मीन राशि में फल देने वाले हैं। ओके। पहली बात कि शनि और बृहस्पति का जो रिलेशनशिप है ये तटस्थ है। अच्छा। शनि बोलते हैं आप धर्म के मालिक हो, जो धर्म करे कर्म करे, धर्म ना करे उससे आप सल्टो। मुझे ये सब कोई मतलब नहीं कौन कैसा धर्म और कर्म कर रहा है। जो अपने काम में गलतियां कर रहा है, ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, उससे मैं सलट लूं। उसे मैं देख लूंगा। आप अपना देखो, आप अपना देखो। मैं आपको गुरु मानता हूं क्योंकि शनि देव भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। ओके। और 9 ऑफ प्लैनेट में सिर्फ शनि देव ही ऐसे हैं कि साथ साथ शरीर इन तीनों देवताओं से मिले भी हैं। जी। समझ गए? बिल्कुल। क्योंकि शनि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मनुष्य के जीवन में कर्म का मालिक है। इन्होंने स्वयं अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष और स्ट्रगल किया है बिल्कुल। कि मनुष्य को किसी से सीख लेना ना हो, शनि से जरूर आप ले लो। जिसका पिता छोड़ दे, जिसकी मां को अपमानित कर दिया जाए, जिसको घर से निकाल दिया जाए, उस व्यक्ति से आपको कुछ सीखने को मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी का ओरिजिनल एक्सपीरियंस उससे कोई नहीं बता सकता। तो शनि देव के साथ ये सभी चीजें घटनाएं घटित हुई हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहला कि शनि जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, जो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, इनकी एक दृष्टि मेष पे चली गई, नीच की दृष्टि, ओके। अच्छा। जो भी प्रेजेंट में है। जो प्रेजेंट में। ओके। मेष राशि शनि की नीच की राशि है, क्योंकि मेष राशि अग्नि तात्विक मंगल की राशि है। यहां पे मंगल बोलता है मेरे को ताकत और पावर से मतलब है, अपना ज्ञान और कर्म और धर्म अपने पास है। तो यहां पे शनि का प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरा, शनि का एक सूर्य की राशि पे दृष्टि थी, सिंह पे। ओके। शनि के सूर्य के पुत्र हैं शनि, जी। लेकिन दोनों की कह सकता हूं कि भौतिक स्थिति और वैदिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सही। शनि एक कह सकता हूं गैस का गोला है और सूर्य एक अग्नि का गोला है। समझ गए? दोनों का वास्तविकता, एक तरफ सूर्य सात्विक को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जो है, कई बार देखा गया है कि कुछ स्थितियों में जिनका खराब हो, ऐसे व्यक्ति अनैतिक कार्यों की ओर भी चला जाता है। और इसके अलावा एक दृष्टि जो इनकी पड़ रही थी, वह पड़ रहा था वृश्चिक राशि मंगल के तरफ। ओके। तो ये 2.5 वर्ष, देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, बहुत खराब रहा है लोगों के साथ। कई लोग प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, कई लोगों का मेंटल पीस खराब हुआ, कई लोग व्यर्थ का
दूसरों की लड़ाई में, काफी सारे कंट्री में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पुतिन ने भी यूक्रेन पे हमला कर दिया। उसके अलावा जो है आप देख सकते हो गाजा पे भी लड़ाई झगड़े छिड़े हैं, है तो सब मनुष्य ही। बिल्कुल सही। तो इस बार शनि जब मीन राशि में जा रहा है तो इनकी एक दृष्टि जो है वृषभ पे चली जाएगी, अच्छा। शुक्र की राशि पे। एक दृष्टि इनकी चली जाएगी कन्या पे, अच्छा। बुध की राशि, और एक दृष्टि चली जाएगी बृहस्पति के ऊपर। ओके। मतलब आने वाला 2.5 वर्ष शनि सभी राशि वालों का किस्मत बदल देगा। और दूसरी बात, जब राहु ट्रांजिट करेगा, समझिएगा, राहु जो है मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा, ये उल्टी दिशा में चलता है। अच्छा। तो जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो राहु को उत्प्रेरक कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि हवन में घी डालो तो जल जाएगा, तो उसी तरीके से इनका वही काम है। ओके। जिस राशि में बैठेंगे ना उसके प्रभाव को इस कदर बढ़ा देंगे कि कर्म आप कुछ भी करो उसका प्रभाव मिल जाएगा। अच्छा। तो जब ये कुंभ राशि में बैठेंगे तो इनकी एक दृष्टि चली जाएगी मिथुन राशि पे। ओके। मिथुन राशि बुध कम्युनिकेशन, व्यापार, बिजनेस, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ओके। एक दृष्टि इनकी चली जाएगी जो है सिंह राशि पे। निश्चित अब हर चीजों तो सही नहीं हो सकती, तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और एक तुला राशि पे चला जाएगा। उसी तरीके से बृहस्पति का ट्रांजिट तो सभी का किस्मत बदल देगा। ओके। हाँ, सारी राशि हो गए 12 की 12। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बृहस्पति जब वृषभ से मिथुन में जा रहा है, ठीक है। बृहस्पति जो है ना बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, बुध बृहस्पति को शत्रु मानता है। अच्छा। अच्छा। बृहस्पति बोलता है हम ज्ञान के मालिक हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करने के लिए वाणी का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। सही बात है। बुध बोलता है अपना ज्ञान अपने पास रख लो। आप सफल होने के लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी जुबान अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी सी आनाकानी है। हाँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मिथुन राशि में है तो शुभ फल देगा। जब ये मिथुन राशि में जाएंगे इनकी एक दृष्टि पंचम पड़ेगी तुला पे, जिनको ये तटस्थ मानते हैं। दोनों के बीच में ना शत्रुता है ना मित्रता है। एक दृष्टि इनकी स्वयं की राशि धनु पे जा रहा है। अच्छा। तो धनु वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए। धनु वाले का तो जो हाल चल रहा है ना 10 सालों से, एक तो बेचारा शनि के 7.5 से बाहर निकला, अच्छा। अब जीवन सुधर जाएगा। ओके। हाँ, और एक दृष्टि जो इनकी जा रही है वो कुंभ पे जा रही है, 9वीं दृष्टि, इनसे इनका तटस्थ है। तो आप स्वयं बताओ कि ये ट्रांजिट कितने लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप बोले तो मैं ये भी बता दूं कि इस राशि के लिए क्या बेनिफिट मिल जाएगा। आप ये जरूर बताइए कि बेनिफिट के साथ साथ आप ये जरूर बताइए कि कोई ऐसी राशि है जिसको संभल के रहना है 2025 में। हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं एक सीरियस बता देता हूँ किसके लिए बहुत अच्छा है, किसके लिए थोड़ा सा खराब है, ताकि इसमें पूरी 12 राशियों, क्योंकि हमारे व्यूअर तो सभी राशियों के होंगे जी। ठीक है। तो सबसे पहला कि मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति धन देगा। ठीक है। ओके। उसके अलावा राहु भी धन देगा। लेकिन द्वादश भाव में शनि का विराजमान होने के कारण जो लोग काफी समय से फॉरेन ट्रिप वगैरह लगाना चाह रहे थे उनको तो हो जाएगा, लेकिन उनको अपने कर्म क्षेत्रों में विशेष 2.5 वर्षों तक ध्यान देना पड़ेगा और खर्च से बच करके रहना पड़ेगा, खर्च पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और इसके अलावा राहु के लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो इन 2.5 वर्षों में जो है शनि जो है और केतु मिल करके, केतु की दृष्टि लग्न पे है, उसके मन में एक भटकाव देगा जो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र इन चक्करों में वो पड़ सकता है, या फिर शॉर्टकट जीवन जीने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने का कोशिश करेगा। अच्छा। मेष राशि वाले, इसलिए मेष राशि वाले को इनकम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और अपनी आइडेंटिफिकेशन को बनाए रखना है। जैसे प्रॉपर्टी को नहीं सेल करना है और खर्च पे कंट्रोल करके रखना है। ओके। 2025 में। और पंचम भाव पे केतु है, तो व्यर्थ के लव लाइफ के चक्करों में बच के रहें, अपनी शिक्षा को बचा करके रखें। और इसके अलावा जो है किसी भी कंडीशन पे आप अपने बच्चों पे फुल फेथ करके लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ना करते। ओके। 1.5 वर्षों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। अब जैसे मैं वृषभ राशि की बात करूं,
वृषभ राशि के लिए जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा वो आय भाव में चला जाएगा। ओके। और शनि जो होता है वृषभ राशि के लिए भाग्य के मालिक भी होते हैं, कर्म के मालिक होते हैं। प्लस राहु कर्म क्षेत्र में आ जाएगा कुंभ में। तो जो भी वृषभ राशि के लोग नौकरी व्यवसाय को लेकर बिल्कुल परेशान है, रास्ता ही नहीं खुल रहा है, उनको 2025 में दुख नहीं होने वाला। नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, जबरदस्त चलेगा और आय भाव का शनि जबरदस्त इनकम देगा उनको। ओके। दूसरी बात, बृहस्पति चले जाएंगे सेकंड भाव में। वृषभ राशि में बृहस्पति आय का मालिक भी हो जाता है और इसके अलावा अष्टमेश भी हो जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव को तो स्वयं देख रहे हैं। तो जो भी वृषभ राशि वाले को विवाह नहीं हो रहा है, मनी सेविंग जीरो है, सेपरेशन हुआ पड़ा है, कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं, ओके। उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओके। बस एक सावधानी रखना है, 4th हाउस में केतु है, किसी भी परिस्थिति में घरेलू लड़ाई में नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो है पूरे के पूरे 2025 में कंटिन्यू जो है कुत्तों को रोटी देते रहना है। ओके। केतु को बैलेंस करके चलना है सिर्फ। मैं मिथुन राशि की बात कर लूं, मिथुन राशि वालों के लिए तो जीवन बदल जाएगा। अच्छा। क्योंकि कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे शनि, और जैसे ही कर्म क्षेत्र में शनि जाएंगे बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। अच्छा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। बहुत शुभ होता है ये। और आय भाव को केतु देखेगा, ओके। वो भी मेष राशि को। अब आप बोलेंगे कि मेष राशि को जब केतु देखेगा तो मेष राशि के स्वामी मंगल है, केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है, मंगल का जैसा फल देने वाला। अच्छा। अच्छा। तो मिथुन राशि वाले को, पहला बात तो मिथुन राशि वाले सभी को लेके चलते हैं, थोड़े परिवार का लोड भी होता है उनके ऊपर, तो उनके लिए धन चाहिए। तो चारों तरफ से धन होगा, कम्युनिकेशन स्किल सभी तरह से, सभी लोगों से बहुत अच्छी हो जाएंगे। पुराने रिश्तेदार हो, मित्र हो, दोस्त हो, लव लाइफ हो, सभी चीजें बैलेंस में आ जाएगा। और इसके अलावा लग्न का बृहस्पति जो है नौकरी व्यापार में जबरदस्त सफलता दे देगा। ओके। मतलब कह सकता हूं कि रॉकेट हो जाएंगे वो। ओके। और क्या इनके लिए क्या चीज़ है जैसे आपने उनके लिए बताई थी सेकंड राशि के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए उपाय के तौर पे एक उपाय जरूर करना चाहिए। ओके। लग्न पे राहु की दृष्टि है, ठीक है, हालांकि मिथुन राशि राहु का उच्च की राशि है, अच्छा। तो लग्न को देखेगा। तो अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बना के बैलेंस करके चलना है। कोई 2-4 बात अगर कुछ बोल दे या सीनियर 2-4 बात बोल दे तो उसको नजरअंदाज करना है। और चंदन का तिलक पूरे वर्ष लगा के रखना है, सफेद चंदन। ओके। और एक बार जहां भी माता दुर्गा का तीर्थ स्थल हो, शक्तिपीठ जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां जाके कोई भी एक दर्शन कर लेना है। ओके। अच्छा। मतलब लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है, बहुत सफल हो जाओगे। ओके। ठीक है कर्क राशि, जी। जहां तक कर्क राशि की बात मैं करूं तो कर्क राशि वालों के लिए एक गुड न्यूज है। कर्क राशि या लग्न में बृहस्पति का कहीं भी मजबूत होना अशुभ माना जाता है, ओके। मजबूत होना। लेकिन कर्क राशि में बृहस्पति 12th भाव में जा रहा है, तो जो भी कर्क राशि वाले को विदेश वगैरह जाना है ना, उनके लिए तो ठीक है। ओके। ओके। इसके अलावा जो है भाग्य भाव में शनि बैठ करके आय भाव को देख रहे हैं, मतलब अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते बहुत जबरदस्त खुल जाएगा। कर्म क्षेत्र को केतु देख रहा है। जब कर्म क्षेत्र को केतु देख रहा है तो छोटा काम करे या बड़ा काम करे, दौलत बहुत आएगा, क्योंकि धन भाव में बैठ गया। ओके। तो दौलत की कमी नहीं है। और देखो सच्चाई तो यही है कि टेबल के ऊपर से आए या टेबल के नीचे से आए, आएगा जरूर। धन जरूर देगा ये। ओके। बट 2-3 चीजों में सावधानी रखनी पड़ेगी। ओके। द्वितीय भाव वाणी का है, तो वाणी पे कड़वाहट को बैलेंस करके रखना है। अपनी पर्सनल लाइफ और पारिवारिक लाइफ, पहले तो इसमें किसी भी हाल में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और दूसरों को साथ शेयर नहीं करना है, जुबान पे कंट्रोल करके रखना है। ओके। 2025 में कर्क राशि वाले को, क्योंकि शनि की ढैया भी तो खत्म हो रही है, तो इनके लिए तो डबल गुड न्यूज है। ओके। और इसके अलावा जो है अष्टम भाव का राहु प्रॉपर्टी संपत्ति जो व्यर्थ का पड़ा हुआ है या बिना मतलब किसी प्रकार का कानूनी अड़चन वगैरह में फंसे हुए, इन चीजों से बाहर निकाल देगा। अच्छा। ओके।
मतलब कर्क राशि वाले को अचानक डेवलपमेंट हो रहा है। उपाय के तौर पे कर्क राशि वाले को शनि मंदिर हर शनिवार के दिन जाना चाहिए, ओके। ये बेटर रहेगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वाले का ये साल बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा। अच्छा। हाँ, क्योंकि पूरे 12 राशियों में सिंह राशि एक ऐसा राशि है ना कि दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाए, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। अच्छा। अच्छा। पूरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। हाँ, सिंह राशि वाले फंसते कब है, जब चारों तरफ से डैमेज हो जाते हैं तब झुकेंगे। ओके। शेर को जब भूख लगता है ना तब वो शिकार करता है, हाँ। अदरवाइज हम तो राजा है, अभी मन नहीं है, जाओ मेरे सामने से गुजर जाओ। तो सिंह राशि वालों को ये साल जो है ना वो चीजें हाथ लगेंगी जो किसी राशि वाले को नहीं लग रहा है। ओके। ज्ञान, धर्म और बुद्धि, क्योंकि लग्न में केतु आ रहा है, यह अहंकार को खत्म कर देगा। जो जीवन में गलतियां इन्होंने किया है उसको कंट्रोल कर लेंगे, झुकने की प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा जो है एक साथ लोगों को लेकर के, परिवार को लेकर कैसे चलना है ये उनको पता चल जाएगा। लगन का केतु यही कराता है। ओके। आय भाव में बृहस्पति है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, अच्छा। क्योंकि केतु अहंकार को डाउन कर देगा। और अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र पे बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले हैं ताकि गलतियां ना हो जाए। मैंने क्या कहा, जब तक गलती नहीं होगा ये झुकेंगे नहीं। इनके साथ एक ईगो प्रॉब्लम होता है। ओके। सभी प्लेनेट इन्हीं का चक्कर लगा रहे हैं ना, तो हम किसी से कम नहीं, ओके। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले रहेंगे। आय भाव पे उच्च का राहु का दृष्टि है और बृहस्पति भी इनकम भाव को देख रहा है। दैट मीन्स कि पैसा तो बहुत कमाएंगे, अहंकार डाउन हो जाएगा। ओके। लेकिन उपाय इनको करके रखना चाहिए। सबसे पहला तो एक चांदी का कड़ा पहन लेना चाहिए या मिडिल फिंगर में छल्ला, क्योंकि केतु को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने जीवन साथी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। ओके। ओके। ये सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि की जहां तक बात मैं करूं तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ बड़ा हो जाएगा इस बार। ओके। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति आ गए हैं। कन्या लग्न हो या राशि हो, बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ओके। तो कर्म क्षेत्र का बृहस्पति नए नौकरी व्यवसाय में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देगा, घर पे नहीं बैठेंगे। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शनि जो सप्तम भाव में आ रहा है तो प्रमोशन, पदोन्नति अवश्य देगा, लेकिन इनको सावधान रहना पड़ेगा ओके। क्योंकि शनि वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। ओके। जिनको डाइवोर्स लेना है या सेपरेशन है, फाइनली खत्म करवा देगा ये। लेकिन जिनका वास्तविक मैरिड लाइफ चल रहा है उनके अपने जीवन साथी पे ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खुद के हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन कर्म क्षेत्र में राहु की दृष्टि, मिट्टी भी छुएंगे सोना बन जाएगा। अच्छा। ओके। सावधान ये रहना है कि अपने गलत लोगों से पार्टनरशिपिंग नहीं करना है, जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। बस ये दो चीजों पे सावधान रहना है। बाकी कुछ भी करेंगे, कर्म क्षेत्र को अगर राहु देख रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को दौलत की कमी और कर्म क्षेत्र में सफलता की कमी तो हो ही नहीं सकता। ओके। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ और कुछ नहीं। देखिए तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए तीन चीजें बहुत पॉजिटिव है। पहला तो आय भाव में केतु है। ओके। आय भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो लाभकारी होता है। दूसरा, नौवें घर में बृहस्पति है जहां के वो कारक हैं। ओके। और तीसरा, मीन राशि षष्ठम भाव में शनि आ रहे हैं जहां के वो कारक हैं। ओके। तो काफी समय के बाद तुला राशि वाले इनकम को जनरेट कर पाएंगे, अच्छा। ओके। खास करके जिनका काम विदेशों से है। ओके। काफी समय के बाद तुला राशि वालों को बड़ा प्रमोशन और उन्नति होगा। काफी समय के बाद तुला राशि वाले बहुत ज्यादा लोन, ईएमआई, इन चक्करों में जो परेशान है, जो बर्बाद हुए पड़े हैं, वो ठीक हो जाएगा। ओके। हाँ, पंचम भाव में राहु है जिसका लग्न पे दृष्टि जरूर है।
तो ये दुख भी देगा। जैसे इनको लगेगा कि मेरे कुछ अपने बिछड़ गए, जैसे इनको लगेगा कि कुछ लव रिलेशनशिप हो या किसी प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट रिलेशनशिप हो खत्म हो रहा है। पर ये सही है, क्योंकि पंचम भाव में राहु है। ये पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को जीरो करेगा, संतान पक्ष से थोड़ी मतभेदता कराएगा, और इसके अलावा जो है थोड़ा सा मेंटल प्रेशर देगा कि कुछ मेरे अपने क्यों साथ छोड़ रहे हैं। ओके। लेकिन वास्तविक तौर पे पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण जो है ये उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। जो बच्चों के मोह में या झूठे प्यार में या ऐसी चीजों का पढ़ाई कर रहे हैं जिसका कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, उसमें परेशान हो, ओके। वो छूट जाएगा। ओके। तो वास्तविक तौर पे इनकम, लक और मुसीबत से बाहर निकालने के लिए शनि सपोर्ट कर देगा। तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन बाद में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि जो हुआ वो सही हुआ। इनके लिए मैं यही बोलूंगा कि पंचम भाव में राहु विराजमान है तो शिव चालीसा का पाठ और एक मुखी रुद्राक्षक पहन के रखना चाहिए। ओके। यह मैं तुला राशि वालों के लिए बोलूंगा। और तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भाग्य स्थान का बृहस्पति है, तो जो सभी लोग इनको छोड़ चुके थे ऑटोमेटिक रिकनेक्ट कर लेंगे। वृश्चिक राशि, जिनके ऊपर शनि की ढैया अब खत्म होने वाली है। ओके। ओके। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ट्रानाते सत्य बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, भ्रम फैलाना बेकार है। बिल्कुल सही। कर्म क्षेत्र में केतु है वृश्चिक राशि का, तो डेफिनेटली नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि करेगा, ये तो पक्का है। लेकिन और आय भाव में शनि की दृष्टि है तो दौलत और शोहरत की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। ये दो प्लैनेट बहुत शुभ फल देने वाला है। लेकिन फोर्थ हाउस में राहु है। ओके। फोर्थ हाउस में राहु होने के कारण जो लोग बहुत शांति से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा घरेलू लड़ाई झगड़ा ये पैदा करेगा। अच्छा। सामाजिक तौर पे कुछ वैल्यू कम कर सकता है। ओके। ये सावधान रहना पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। और इसके अलावा जो है फोर्थ हाउस का राहु ऐसे लोगों के साथ मित्रवत संबंध कराएगा जो इनकी जिंदगी के सुखी जीवन में खलल पैदा कर सकता है। ओके। मतलब सांप के रूप में सपोला एंट्री करवा देगा राहु। तो ऐसे लोगों को, वृश्चिक राशि वालों को सामाजिक परिस्थिति में ऐसे लोगों से बच के रहना है। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ जग जाहिर नहीं करना है। ओके। लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति जहां के कारक होते हैं, धन भाव को देख रहे हैं, दौलत की कमी नहीं होगी। अष्टम भाव के बृहस्पति शुभ फलदायी होते हैं, इसलिए कोई भी कानूनी अड़चन या केस मुकदमा उससे बाहर निकल जाएंगे। परंतु राहु प्रॉपर्टी बनाने में प्रॉब्लम कर देगा और घरेलू लड़ाई झगड़ा पैदा करेगा, इससे सावधान रहना है। और हनुमान चालीसा का पाठ इनको करना चाहिए। कुत्तों को रोटी अवश्य देना चाहिए। और इसके अलावा जो है केतु के प्रभाव को और बेटर बनाने के लिए एक बार शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओके। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को 2025 में अपने पर्सनल लाइफ शेयर करने से बचना है और ऐसे लोगों से मित्रवत संबंध नहीं बढ़ाना है जो आपकी इज्जत को खत्म कर दे। ओके। धनु राशि वालों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। पहला बात तो भाग्य भाव में केतु गए हैं। ऐसे लोगों का आधा जिंदगी तो तंत्र मंत्र दूसरे पे विश्वास करने में ही निकल जाता है। अच्छा। कि आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। वो गुरु महाराज का प्रवचन देख लेते हैं, वो ज्योतिषी जी से कुंडली दिखवा लेते हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं। अब आ गया भाग्य भाव में केतु, लग्न पे दृष्टि पड़ गया, वो भी उच्च का। अब धनु राशि वाले बोलेगा भैया अब तो हम ऑथेंटिक लाइफ जिएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में केतु गया ना। शनि और राहु तो भाग्य भाव में पितृदोष पैदा करता है, केतु नहीं करता है। ओके। तो इसलिए सबसे पहला इनका दिमाग का बत्ती जल जाएगा। अच्छा, इन सभी चक्करों में बहुत ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं, अब कर्म भी करना है। तो इसीलिए तंत्र मंत्र की ओर ध्यान रहेगा, लेकिन वास्तविक तौर पे ऐसे व्यक्ति अपने कर्म पे विश्वास करना चालू कर देंगे। ओके। कर्म क्षेत्र को शनि देख रहा है, प्रॉपर्टी भी बनेगा, नए नौकरी व्यवसाय के अवसर भी खुलेंगे,
पारिवारिक कम्युनिकेशन भी ठीक होगा, जो लोग छोड़ के चले गए थे उनसे रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ऐसे लोगों के जीवन में यह रहने वाला है कि शनि जो है धन का मालिक होने के कारण मनी शेविंग होगा, मतलब लालची बना देगा, ग्रीडी। ओके। ना ना, पैसा तो चाहिए, पैसा तो मैं जमा करके रखूंगा। इसलिए 2025 में सबसे ज्यादा लालची अगर कोई राशि होने वाला है ना, तो धनु लग्न या राशि वाले लोग, क्योंकि आय भाव को राहु देख रहा है। इस बार बोलेगा ठीक है, रिश्तेदारी अपने जगह पे, दोस्ती आ रही है अपने जगह पे, पहले तो भाई पैसा कहाँ से निकलना इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति का आय भाव पे दृष्टि, राहु का आय भाव पे दृष्टि, तो जो ग्रह जहां मजबूत, जो जिस और मजबूत करेगा आपको, आप उसी ओर जाओगे। बिल्कुल। इसके अलावा जो है सप्तम भाव में बृहस्पति होने के कारण जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा था, लड़ाई हो गया था, वो लोग भी वापस आ जाएंगे। विवाह के योग अच्छे अच्छे बनेंगे। बहुत अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले 2025 में अप्रैल फूल बनने वाले नहीं है, बना देंगे। फिर भी उपाय के तौर पे देखिए, भाग्य भाव में केतु बैठा हुआ है, तो भाग्य भाव में केतु बैठने के कारण बहुत ज़्यादा अंधविश्वास के चक्करों में नहीं पड़ना है। केतु इन सभी चक्करों में पड़ा देता है। और इसके अलावा जो है हनुमान चालीसा नहीं छोड़ना है। ओके। हनुमान चालीसा का पाठ जितना करेंगे उतनी प्रॉपर्टी, संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। मकर राशि, देखिए जनरली मकर राशि से थोड़ा मेरा ज्यादा लगाव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फिरे तो सब होते हैं, लेकिन सर फिरे मकर राशि वाले होते हैं। अच्छा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल। मकर राशि वाले बहुत ही डिफरेंट इंसान हैं। इनका कहना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको किसी को ज्ञान और सपोर्ट का जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन जब फंस जाओगे तो सबसे ज्यादा ज्योतिषियों के पास भी यही दौड़ते हैं। इसलिए नहीं कि मेरी किस्मत बदल दो, कोई नहीं, एक बार आइडिया तो ले ले, लाइफ में चल के आ रहा है, फिर तो हम करिए लेंगे। तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए कुछ अलग हो जाएगा। इस बार मकर राशि वालों के लिए क्या होगा कि राहु धन भाव में जा रहा है, द्वितीय भाव में। ओके। पैसा तो मकर राशि वाला कमा लेता है, बिल्कुल। वो जिस रूप में भी कमाए। तो वो फैसला लेगा जिंदगी का 2025 में कि परिवार का लोग हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो लोग मेरे पैसे का बर्बादी कर रहा है, सबको साइड रोल में डाल देगा। अच्छा लगे या बुरा लगे। तीसरी बात, तीसरे भाव में शनि बैठ गया है। कॉन्फिडेंस और पराक्रम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि इतनी चालाकी से इस बार जो लोग इनको नुकसान दिया है, उन लोगों से अटैच्ड होकर के धीरे 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 मधुमक्खी के छज्जे से पूरा का पूरा मधुमक्खी मध्य भी निकाल लेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। ओके। क्योंकि शनि लग्न के मालिक हैं। ठीक है, षष्ठम भाव में बृहस्पति जा रहा है। इस बार मकर राशि वालों के लिए 2025 में थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा। थोड़ी सी पेट की समस्या, थोड़े गले में टॉन्सिल की समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन रिलेशनशिप सभी लोगों से बेटर हो जाएगा। लोन और कर्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव पे देख रहा है गुरु। ओके। इसलिए मकर राशि वाले 2020 से 24 में भर भर के लोन लिए, कर्जदार हो गए हैं, कुछ गलत रिश्ते में भी गए हैं। तो इन चीजों से शनि बचाएगा, और शनि बहुत ही प्रभावशाली बनाएगा। जिसका लग्नेश मजबूत हो जाएगा ना, पूरी दुनिया में उसका बोलवाला होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो दुबके पड़े थे ना घर में, समाज से कट गए थे ना, अब जुड़ेंगे और अपना काम निकालेंगे और खुल के बोलेंगे। खास करके जिन लोगों का कम्युनिकेशन का या बोलने का काम है ना, ये लोग तो बहुत सफल हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए इस बार मकर राशि वालों के लिए दौलत की कमी नहीं है। अचानक इतना पैसा आएगा कि वर्ल्ड फेमस होने की स्थिति बनेगी। ओके। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया फल मिल रहा है। फिर भी मकर राशि वालों के लिए एक उपाय अवश्य करना चाहिए। जहां भी ज्योतिर्लिंग है, कोई ना तो कोई 1 या 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए भगवान शिव का। ओके। और दूसरा, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए और अफेयर वगैरह से बचना चाहिए। क्योंकि द्वितीय भाव का राहु है, अब धन देगा तो खर्च भी तो कराएगा ना। सही बात है। राहु तो मायावी है ना।
माया के जाल में जो फंस जाएगा वो कैसे बच सकता है? सही बात है। संसार का नियम है। कुंभ राशि, जी। 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए कुछ हद तक दुख खत्म होगा और कुछ हद तक दुख खत्म नहीं होगा। अच्छा। ये बता देता हूं। सबसे पहली बात कि कुंभ राशि के ऊपर डेफिनेटली सभी को पता है कि शनि की 7.5 भी चल रही है। ठीक है, मकर राशि पे तो खत्म हो जाएगा, कुंभ पे 3rd चरण में, अंतिम चरण। ओके। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि का लग्न में राहु बैठ रहा है और सप्तम भाव में केतु बैठ रहा है। तो लग्न में राहु बैठ रहा है तो मेंटल प्रेशर तो रहेगा, थोड़ा परेशानी तो रहने वाला है हर मामले में। लेकिन शनि धन भाव में जा रहा है, केतु आय भाव को देख रहा है, उच्च की दृष्टि। इस बार कुंभ राशि वाले ना परिवार का सुनेंगे ना समाज का सुनेंगे। ओके। काफी समय से वो चाहते थे, किसी से प्यार था, मोहब्बत था, शादी करें, वो खुद से कर लेंगे। अच्छा। हाँ, 2nd भाव का लॉर्ड शनि मजबूत कर दिया है। काफी समय से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने वाले हाल में फंसे हुए थे, अब निकल करके बहुत पैसा कमाएंगे। झूठ सच जो करना है करेंगे, बस पैसा आना चाहिए। ओके। काफी समय से एक जगह पे नौकरी में टिके हुए, सम्मान और इज्जत के लिए जो मिल ले रहा है छोड़ के दूसरी चेंज कर लेंगे। ओके। सप्तम भाव में केतु बैठने के कारण दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं, पति के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस बार आय भाव का केतु उनको खुद से सिखाएगा कि खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बनो और खुद से पैसा कमाना चालू कर देंगे। पंचम भाव में बृहस्पति जा रहा है, संतान की तरफ से धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, पढ़ाई शिक्षा जिनका अधूरा छूटा था वो भी क्लियर कर देगा, मतलब वो आगे की ओर लेकर के जाएगा। और दौलत की कमी नहीं होने वाली है क्योंकि शनि धन भाव में बैठ करके आय भाव को देख रहे हैं। ओके। मतलब 2025 में सबसे ज्यादा अगर दौलत कोई कमाएगा तो कुंभ राशि वाले। ओके। हाँ, इसलिए मैं बोलूंगा कुंभ राशि वाले ये माइंड एडजस्ट कर लो अपने दिमाग में कि कुछ लोग डैमेज करने आएंगे, लेकिन वो डैमेज करने नहीं आएंगे, तुम्हारे सफलता से जलेंगे। ओके। क्योंकि जिस इंसान का लक्ष्य सिर्फ पैसा हो जाता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो इस बार कुंभ राशि का लक्ष्य सिर्फ पैसा है, तो हम खतरनाक हो गए अब। और होना भी चाहिए। हर आदमी का हक है कि कुछ पैसे कमा करके जीवन चलाने का। कलयुग में तो पैसा ही भगवान बन गए। फिर भी कुंभ राशि वाले के लिए उपाय क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगा कि कुंभ राशि को पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चांदी का चैन या छल्ला धारण करके रखना चाहिए क्योंकि राहु को कंट्रोल करके रखना है। आपके घर में जगह है तो आप एक डॉग पाल लो। और अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हो इसके प्रभाव को, तो हर सैटरडे के दिन खिचड़ी गरीबों को खिलाना चालू कर दो। ओके। बहुत प्रसन्न होते हैं शनिदेव। और अपने अंडर जो आपके अंडर नीचे काम कर रहे हैं उनको इज्जत और सम्मान दे दो। लेकिन इस बार कुंभ राशि वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं। ओके। हाँ, इतना बिजी रहेंगे पैसे कमाने में ना कि कई बार तो उनके परिवार वाले ही बोल पड़ेंगे, लगता है मतलबी हो गया ये लोग। और ये सुनने को मिलेगा। मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट कुंभ राशि वाले तो सुन रहे हैं। मीन राशि, मीन राशि, ये मीन राशि अंतिम चरण की राशि होती है और इसका लोगो भी बहुत खतरनाक है। एक मछली सीधा और एक उसके विपरीत है। कई बार मीन राशि को वालों को खुद ही नहीं पता चलता कि हम जाएं किधर। अच्छा। इसलिए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। 2025 में मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति और केतु वरदान बन करके आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल, केतु कर्म क्षेत्र को देख रहा है और बृहस्पति भी कर्म क्षेत्र को देख रहा है। तो जो लोग ये मीन राशि वाले को, ये लग्न वाले को मजाक उड़ाते थे ना, कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगा, इस बार जो है ना मीन राशि वाले 2025 में कुछ ऐसा करके निकल जाएंगे कि इतिहास बन जाएगा। ओके। क्योंकि लग्न में शनि बैठा हुआ है। जब लग्न में शनि बैठ जाता है तो शनि द्वादश का मालिक होकर लग्न में बैठा हुआ तटस्थ है। शनि क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। शनि मीन लग्न या राशि में लग्नेश के शत्रु नहीं है। नवीनीकरण जो होता है ना,
वो सनी के अकॉर्डिंग होता है, आप याद रखना। ओके। जैसे कि आप दुबई को देख लो, उनके जो वर्तमान प्रेजेंट में राजा है या उससे पहले जो थे, दोनों का सनी बहुत मजबूत था। ओके। अच्छा। जिसका सनी मजबूत होगा वो आगे का सोचेगा, वो अपनी आइडियाज बेचेगा। तो इस बार लग्न में जब मीन राशि का शनि बैठ रहा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो अपने करियर को बनाएंगे। जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी में आगे बढ़ेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें गजब का इन्वेंट करेंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति जो होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, कह सकता हूं कि साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें आगे बढ़ती है वो बृहस्पति के कारण बढ़ता है। जितने भी साइंटिस्ट है सबकी बृहस्पति अच्छी है। तो इस बार शनि और बृहस्पति और केतु मिल करके जो है ना, मीन राशि वालों को अखंड सफल बना देगा। ओके। हाँ, एक प्रश्न ये उठता है कि लग्न में शनि है, बिल्कुल जो भी मीन राशि वाले अपने मैरिड लाइफ के चलते अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, जो भी मीन राशि वाले अपने परिवार के चलते अपने काम पे डिमोटिवेट हो रहे थे, इस बार सबको छोड़ देंगे वो लोग। अच्छा। अच्छा। मैरिड लाइफ के चलते परेशानी हो रहा है, तुम मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्टरबेंस पैदा करने वाले इंसान हो, भाई साइड हो जाओ। और इस बार नौकरी और व्यवसाय में मीन राशि वाले का अलग ही रुतबा आने वाला है, और लग्न भाव का शनि जो है फूक फूक के कदम रखवाएगा। ओके। और इस बार जो है बहुत ही बुद्धिमानी से, चालाकी से अपना काम वो निकाल लेगा। ओके। इसलिए इस बार मीन राशि का किस्मत बदल रहा है। 2025 में बहुत लोग सफल होंगे ना, उसमें से मीन राशि अवश्य दिखेगा। ओके। उपाय के तौर पे मीन राशि वालों, ऐसे तो मीन राशि वालों को कुछ खास उपाय भी नहीं करना है, क्योंकि केतु भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है। लेकिन मेरा जो खुद का थिंकिंग कहता है कि अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बचा करके रखना चाहिए, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए, और कंटिन्यू शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मतलब भगवान शिव के अंडर में जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार मीन राशि वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय, डेवलपमेंट, सफलता सभी कुछ मिलने वाले हैं। तो सर काफ़ी मज़ा आया आज तो, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला आपसे, और काफ़ी कुछ आज नया भी सीखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के साथ साथ मैं सर अपनी ऑडियंस के लिए एक बार ये चार्ट देखना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे कि आपने कुछ पॉइंट्स लिख के पढ़े हैं या फिर पैराग्राफ देख के बोला है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सर ने चार्ट्स प्रिपेयर करे हैं, इसमें कहीं भी सर ने सिर्फ चार्ट पढ़ के ही उसमें बताया। अब हम तो इनको समझ नहीं सकते तो इसी के साथ साथ सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। आप सभी को भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सो मच। मैं तो यही चाहूँगा कि हम हो या आप हो, सभी सफल हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अपने दर्शकों को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो से एक चीज़ तो आप जरूर सीख जाओ, धर्म और कर्म दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो।